हेलो स्टूडेंट्स, मैं धवल ठाकुर लेके आ गया हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर का फोर्थ पार्ट। अब तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम जो बेसिक कंटेंट है रिलेटिंग टू एडमिशन ऑफ पार्टनर वो सारा कवर कर चुके हैं। आज जो बचे कुछ पार्ट्स हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने कवर किया है बच्चों मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कंसेप्ट ऑफ गुडविल, जर्नल एंट्रीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ तक कि जितनी भी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है वो सारी डिटेल्स हम लोग बच्चों प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये फोर्थ पार्ट ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा। देखते हैं फोर्थ पार्ट में आज हम क्या कवर करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले आज हम कवर करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी करनी है, जो हमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी करनी है, जो हमें डेथ ऑफ पार्टनर में भी करनी है और जो बच्चों हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी करनी है। सर ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट है जो इतने सारे चैप्टर्स में है बच्चों? ठीक है, मैं बता देता हूँ। वो एडजस्टमेंट आपको हर बार मिल जाएगी एग्जाम में, जिसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ध्यान से देखिए क्या कहते हैं इसे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी होंगे और एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी होंगे। सर ये जो इतना भारी भरकम नाम लिख दिया है आपने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये क्या होता है? पहले हम आराम से ये डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ होता है, कहाँ मिलता है, कैसा दिखता है। आपने जब कभी भी एडमिशन, रिटायरमेंट, ये मैंने जितने चैप्टर्स के नाम लिए बच्चों, आप ये जब भी इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उनमें बैलेंस शीट गिवन होती है। उस गिवन बैलेंस शीट में ये आपके सामने एक एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का। उस गिवन बैलेंस शीट में बच्चों हमें कैपिटल मिल जाता है पार्टनर्स के, एसेट साइड में हमें कुछ एसेट्स मिल जाएंगे। फिलहाल वो हमारा कंसर्न नहीं है, जो मेन कंसर्न है उस पर आ जाता हूँ। लाइबिलिटी साइड में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपने देखा होगा वहां पर हमें मिल जाता है, कुछ नाम मिल जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, और कभी कभी यही हमें देखने मिल जाता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान देते हैं तीनों में से कोई भी आइटम हो या फिर मोर देन वन आइटम है एंड अमाउंट इज 1,20,000, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 1,20,000 हमने मान दिया है, तीनों में से कोई भी आइटम होगा। और एसेट साइड में भी हमें कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने मिल जाता है। ये तीनों सेम चीज, सेम बात रिप्रेजेंट करते हैं, सेम चीज कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए मैंने तीनों नाम लिखे हैं। और मान लेते हैं यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसेट साइड लिखा हुआ है बेटा 60,000। बैलेंस शीट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, फिलहाल आपका ध्यान इस लाइबिलिटी साइड वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इस एसेट साइड वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे होना चाहिए। जब कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच विल बी रिलेटिंग टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो जाती है जो हमें सारे चैप्टर्स में कॉमन है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये जो लाइबिलिटी साइड में जो भी ये रिजर्व्स लिखे हैं मैंने तीनों लिखे हुए हैं, और एसेट साइड में मैंने एक लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है और एसेट साइड में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है। तो ये जो लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सर ये क्या होता है, और ये एसेट साइड वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, मैं आज आपको ये बता देता हूँ। ये जो बच्चों लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखे हैं, जनरल रिजर्व लिखे हैं, रिजर्व फंड लिखे हैं, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का पार्ट है जो ओनर ने अपने एफर्ट्स बिजनेस में लगाए हैं, उनके रिजल्ट के फॉर्म में जो उसने प्रॉफिट अर्न किया होता है, ये प्रॉफिट बच्चों कहाँ दिखता है हमें, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अब कुछ लोगों को डाउट ये आ जाएगा कि सर ये लाइबिलिटी साइड में क्यों दिखता है, ये प्रॉफिट है, बिकॉज बच्चों ये जो प्रॉफिट है ना, दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू दी ओनर्स। सो हु आर दी ओनर्स? इस एग्जांपल के केस में मिस्टर ए, बी एंड सी। कौन है वो?
पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स है। तो सर ये प्रॉफिट है तो लाइबिलिटी में क्यों है? क्योंकि बच्चों फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। हम ये जो अकाउंट्स करते हैं तब हम ऐसा मानते हैं कि ओनर और बिजनेस क्या है, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, और जब हम ऐसा मानते हैं दैट्स वाई हम कैपिटल को भी कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटी साइड में। विथ रिस्पेक्ट टू दैट ये जो रिजर्व्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये रिजर्व्स भी इनके हैं, किसके हैं? ए के, बी के और सी के, इसलिए ये रिजर्व्स भी बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो ये जो बच्चों रिजर्व्स हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं? दिस आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये जो एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होता है ये होता है बेटा लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस, राइट। ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, एक ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा लॉसेस दिख जाएंगे, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ किया जाता है। बट ये लॉस भी कौन बियर करेगा? ए, बी और सी, बिकॉज दे आर दी ओनर्स। तो सर हमें क्या करना है? हमें ये देखना है, इफ राइट नाउ आई विल बी टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमें ये करना होता है, मान लेते हैं देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी and they wants to admit Mr. D as a new partner in partnership firm। अब उनको मिस्टर डी को एज अ नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करना है। तो ए, बी और सी क्या चाहेंगे कि मिस्टर डी के आने से पहले ए, बी और सी आपस में हम तीनों हमारा जो पास प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो इस केस में 1,20,000 है, हम इसको क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ए, बी और सी चाहेंगे कि मिस्टर डी को इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बेनिफिट पास ना हो, उसको उसका बेनिफिट ना मिले, हम ही उसके आने के पहले इस प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। वैलिड पॉइंट है क्योंकि ए, बी और सी के एफर्ट से ये प्रॉफिट आया है, डी का तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। वैसे ही ये जो एक्यूमुलेटेड लॉस है बच्चों, सेम गोज विद द एक्यूमुलेटेड लॉस एज वेल। ये जो एक्यूमुलेटेड लॉस है ये भी ए, बी और सी को ही बियर करना होगा। मिस्टर डी इसमें से कोई भी लॉस कंट्रीब्यूट नहीं करेगा या राइट ऑफ करने में हेल्प नहीं करने वाला है। तो इनकी ये दोनों सिचुएशंस की हमें जर्नल एंट्री भी आनी चाहिए और लेजर पोस्टिंग भी। तो आज इसी वीडियो में, इसी सेशन में मैं आपको जर्नल और लेजर दोनों के इफेक्ट बताने वाला हूं, विच विल बी रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं ये किसके हैं? तो दिस एक्यूमुलेटेड एंड प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू पार्टनर्स। तो बच्चों मैं यहां पे बना देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको जर्नल और लेजर दोनों एक ही बार में समझ जाएगा। ए, बी, सी, डी। डी मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको यह समझ में आए कि डी बीइंग अ न्यू पार्टनर उसे इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। ये लिख लिया बच्चों हमने। अब याद कैसे रखोगे? याद भी हो जाएगा, बस 2 मिनट ध्यान दीजिए। ये जो रिजर्व्स है विच अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इनको बच्चों आपको लिखना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। कहा जाता है वो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। बाय जो भी है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L। और ये जो एसेट साइड में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाता है? डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। सर ये आपने ऐसे कैसे कर दिया? यही वाला यहाँ, ये वाला है, या ये जस्ट आपको याद रखने के लिए एक लॉजिक बताया गया है। Actual reason is these reserves are on liability side and liabilities indicate credit balance। तो बच्चों जब हम इनको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स को तो इनको हमें डेबिट देना है। हम डेबिट कैसे लिख सकते हैं? पार्टनर्स के क्रेडिट को हम क्या कहते हैं? हम इन रिजर्व्स को पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे। तो जब पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे हमें पार्टनर्स का अकाउंट क्या करना होगा बच्चों? क्रेडिट। और ये जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व फंड, इनके अकाउंट को क्या करना होगा? डेबिट। और प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बताया था, मैंने बताया था कि ये लिखा हुआ है दिस इज ऑन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट जब मैं लिखता हूँ बाय P&L, बाय जनरल रिजर्व एंड बाय रिजर्व फंड, तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअल डेबिट। जो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कहाँ चला जाएगा बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल के
डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये कैसे? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये कहाँ है? एसेट साइड में। एंड एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस। अब इसको क्रेडिट देना है तो क्रेडिट देना है तो डेबिट किसको देंगे? पार्टनर्स को। देख लीजिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं जर्नल टू लेजर एंड लेजर टू जर्नल। ये एरोज देखिए और एंट्रीज ध्यान कीजिए। अब मैं आपके लिए एंट्रीज बोल के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। फॉर एन एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स विच आर देयर ऑन लाइबिलिटी साइड। तो जो लाइबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। क्रॉस में अब याद रख सकते हो क्या लिखेंगे जो है। लेट्स से अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व फंड है, बाय रिजर्व फंड जनरल रिजर्व है, बाय जनरल रिजर्व, राइट। अब ये जो बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, दैट इज ए, बी और सी को। अगर मान लेते हैं नया पार्टनर मिस्टर डी एडमिट हो रहा है तो उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सिर्फ इसको मिलेगा बच्चों ओल्ड पार्टनर्स को। कौन है ओल्ड पार्टनर्स? ए, बी एंड सी। तो एंट्री कैसे फ्रेम हो गई? चलिए हम ये क्रेडिट वाला रिवर्स रेडी करते हैं ना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू सीस कैपिटल। मिस्टर डी को यहाँ पर कुछ भी मिलेगा नहीं। अमाउंट भी मान लेते हैं कि ओल्ड रेशो इक्वल था, तो बच्चों 1,20,000 को जब हम तीनों में डिवाइड करेंगे तो 1,20,000 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा? 40,000 ईच। एग्जाम्पल के लिए 40,000 ईच, सबको 40 40 40 मिल जाएगा। सेम ये जब इस एक्यूमुलेटेड लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है कहाँ पर? एसेट साइड में। कहाँ जाएगा? क्रॉस में। याद रखने के लिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, तो एंट्री कैसे फ्रेम होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल डेबिट मतलब कौन कौन डेबिट? ए डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट कितनी एज्यूम की है? 60,000। ओल्ड रेशो सिंप्लिसिटी के लिए इक्वल रखते हैं, तो इक्वल होने की वजह से तीनों को कितना बेटा लॉस बेयर करना पड़ेगा? 20 20 और 20। जो न्यू पार्टनर होगा वो दोनों केसेस में, इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, कुछ भी बेयर नहीं करता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो सर ये कितनी बार आ सकता है एग्जाम में? एटलीस्ट आपके बोर्ड पेपर में आपको 2 क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में आपको जरूर देखने मिल सकता है। वो एडमिशन का हो सकता है, रिटायरमेंट का हो सकता है, डेथ का हो सकता है, डिसोल्यूशन का हो सकता है। तो जो आपको ध्यान में रखना है वो है, जो बच्चों लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स है वो कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। और जो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। लाइबिलिटी साइड वाले रिजर्व्स कहलाते हैं प्रॉफिट्स और एसेट साइड वाला कहलाता है एक्यूमुलेटेड लॉस। किन में डिस्ट्रीब्यूट होता है? अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स ओनली। आई होप ये चीज क्लियर होगी। एक लास्ट बार जर्नल एंट्री देख लेते हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एंट्री कैसे आ जाएगी बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, एंड ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके बच्चों, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हो गया है, ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी, देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2, राइट, एंड न्यू पार्टनर मिसेस सी's शेयर इन प्रॉफिट इज 1/4। अब स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिखा है, आराम से थोड़ा सा अच्छे से देख पाएंगे हम। अब ये देखिए ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए एंड बी, और उनका बिफोर एडमिशन ऑफ मिस्टर सी दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब ये जो बच्चों 3:2 है, इस 3:2 को मैं आपको मतलब बता देता हूं। ये देखो ए और बी, ए का कितना पार्ट है? 3, बी का कितना पार्ट है? 2। तो इसे कैसा लिखा जा सकता है? ये बेटा 3/5। ये जो 3 है ये है ए का इंडिविजुअल शेयर, और ये 5 क्या है बेटा? 3 + 2 टोटल शेयर, राइट। वैसे ही बी का शेयर कितना होगा? 2/5। ये बी का शेयर है, ये किसका शेयर है? ए का। 3/5 कहां से आया? ये ए का बेटा 3, और 5 कहां से आया? 3 + 2 5। बी के केस में बी का इंडिविजुअल शेयर कितना है? 2, और टोटल शेयर बेटा 3 + 2 कितना है? 5। तो ये हो गया बी का शेयर। इस 3:2 को हम कह सकते हैं 3/5 फॉर ए एंड 2/5 फॉर बी। अच्छा,
अब वैसे क्वेश्चन कहता है न्यू पार्टनर्स मस्ट रिसीव शेयर इन प्रॉफिट इज 1/4। जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर प्रॉफिट, उसमें से 1/4 प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? मिस्टर सी को। अब हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 2 स्टेप्स में बच्चों आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट होगा। उसका जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 में आपको कैलकुलेट करना है बैलेंस ऑफ 1। फर्स्ट स्टेप में बच्चों आपको क्या कैलकुलेट करना है? बैलेंस ऑफ 1। सर ये बैलेंस ऑफ 1 क्या होता है? यहां पर बच्चों ये 1 एज्यूम कर लिया जाता है कि पूरी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कितना है? 1। ठीक है, ये वो वाला नंबर वाला वैल्यू में लिखा हुआ 1 है, वो है। सर हाउ टू कैलकुलेट बैलेंस ऑफ 1? बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला है 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर्स शेयर, 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर्स शेयर। अब हमारे केस में, हमारे एग्जांपल में इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना है बच्चों? 1/4। तो 1 माइनस 1/4 हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। सो जैसे मैं लिखता हूँ 1 माइनस 1/4, अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? सीखा हुआ है हमने स्कूल में। 4 1 जा 4 माइनस 1 3, तो ये 4 कितना आ जाएगा बेटा? 3/4। कैसे आया? 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3 3/4। ये 3/4 क्या है बच्चों? हमारा बैलेंस ऑफ 1। तो जो फर्स्ट स्टेप था हमारा क्या था? हाउ टू कैलकुलेट बैलेंस ऑफ 1, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। आफ्टर कैलकुलेटिंग बैलेंस ऑफ 1 हम स्टेप 2 पे जाएंगे। जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है न्यू रेशो कैलकुलेट करने का, और वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। न्यू रेशो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला है न्यू रेशो का, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। जो भी पार्टनर्स का ओल्ड रेशो रहा होगा, उस ओल्ड रेशो में हमें बैलेंस ऑफ 1 क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है बच्चों? ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। तो पहले ए की बात करेंगे। ए का शेयर, एज शेयर कितना है? तो ए का ओल्ड रेशो, जैसे मैंने बताया बेटा, रेशो वाज 3:2, और 3:2 का मतलब क्या होता है? 3/5 फॉर ए एंड 2/5 फॉर बी। तो ए का कितना है? 3/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। कितना लिखा है हमने बच्चों वहां पर? 3/4। कितना हो जाएगा वो? यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, तो 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 4 20। सो दैट इज 9/20 फॉर ए। बी के केस में देखेंगे, बीज शेयर, बी का नया शेयर कितना हो जाएगा? बी का ओल्ड रेशो क्या था बच्चों? 2/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। अब ये बैलेंस ऑफ 1 वही वापस है 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 एंड 5 इंटू 4 20। यहां तक आपको ध्यान देना है। मैंने क्या किया बच्चों? पहले मैंने बैलेंस ऑफ 1 कैलकुलेट किया। बैलेंस ऑफ 1 कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर, दैट इज 1 माइनस 1/4। 4 इंटू 1 4, 4 1 4 माइनस 1 3, 3/4 इज द बैलेंस ऑफ 1। सेकेंड स्टेप है बच्चों न्यू रेशियो। फॉर्मूला है न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन में दिया होता है 3:2, जिसे हम कहेंगे 3/5 फॉर ए एंड 2/5 फॉर बी। सर ये 5 कहाँ से आता है आपका? इसी को ऐड कर दिया जाता है, 3 + 2 5। ये क्या हो गया? टोटल शेयर। उसमें से ए का कितने पार्ट है? 3, इसलिए कहेंगे 3/5 फॉर ए। बी का कितना है? 2, तो इंडिविजुअल शेयर, और 5 कहाँ से आया? 3 + 2 टोटल 5। ठीक है, वही 3/5 और 2/5 और ए और बी। ये क्या है उनका ओल्ड रेशियो? किससे मल्टीप्लाई किया है हमने? बैलेंस ऑफ 1 के साथ। बैलेंस ऑफ 1 कितना था? 3/4 और 3/4, वो तो वही रहेगा, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बच्चों ए और बी के बारे में हमने कैलकुलेट कर लिया। सी के बारे में देखिए, सी का शेयर, मिस्टर सीज शेयर, सी का। अब सी के केस में देखेंगे तो सर सी का शेयर तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था 1/4। तो क्या सर न्यू पार्टनर के केस में भी बैलेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई करना होता है? और यही बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया होता है कि उनको लगता है कि नहीं हो गया प्रॉब्लम, बट नहीं बच्चों, आपको यहाँ पर बहुत केयरफुल लेना है। और वो केयरफुल ऐसे रहना है कि इन केस ऑफ न्यू पार्टनर आपको बैलेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई नहीं करना है। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। तो इन भाई साहब का ओल्ड रेशियो तो था ही नहीं ना, अगर वैसे भी सोचे तो नहीं कर पाओगे। तो सर क्या करना होता है न्यू पार्टनर के केस में? न्यू पार्टनर के केस में बच्चों आपको बस डिनोमिनेटर सेम कर देना है। जैसे यहाँ देखिए ए का अब नया शेयर कितना आ रहा है? 9/20। तो डिनोमिनेटर मतलब ये अंश और ये हर में कितना है? 20
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कितना है 20, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों 20, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है 4, तो हमें इस 4 को किस में कन्वर्ट करना है 20। बचपन में हमने जो मैथ सीखा वो हमें ये कहता है कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जिस अमाउंट से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे सेम अमाउंट से न्यूमरेटर में सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब इस 4 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। बहुत अच्छे, 5/5 जिस अमाउंट में आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो बच्चों इट्स 5/5, तो कितना हो जाएगा 5/20। अब आप ध्यान से देखिए तीनों के केस में डिनोमिनेटर हमारा सेम हो चुका है, 9/20, 6/20, 5/20। तो जब डिनोमिनेटर 20 20 20 हो चुका है तो अब हम इसे न्यू रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यू रेशियो ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म विल बी 9:6:5। हम इसे और डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों तीनों नंबर्स किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होने वाले हैं। 3 से 9 और 6 तो हो जाएंगे बट ये नहीं होगा, इसलिए यही होगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 9:6:5। इसमें 9 ए का शेयर है, 6 बी का शेयर है और 5 सी का शेयर है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। इसी तरीके से आपको और प्रैक्टिस करनी है, टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताइए अगर कोई भी डाउट होगा तो आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस भी चाहिए या नहीं, बिकॉज अब तक मैंने जो कवर किए हैं वो सिर्फ बेसिक थियोरेटिकल कंसेप्ट्स हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है। मे बी मैं और एक वीडियो बनाऊंगा कंपलसरी फ्रॉम माय साइड, जो आएगी वो होगी हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टेप्स। शायद से इसी में भी मैं कवर कर लूँ, देखेंगे कैसे टाइम अलॉट होता है मुझे, कितना टाइम में मैं क्या आगे कर पाता हूँ। अब एक लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है बच्चों, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, जो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत तकलीफ देता है। और उससे रिलेटेड मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता के जाऊंगा एट दी एंड, जो आपको बहुत हेल्प करेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो इस केस में वी हैव कैलकुलेटेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके आगे बढ़ेंगे। रेफरेंस के लिए मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं ताकि मैं आपको जो मुझे बताना है वो मैं आपको बता पाऊं। इस प्रॉब्लम को जब हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करने के बाद हमने न्यू रेशियो मिल चुका था बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, जिसे मैं कह देता हूं आफ्टर एडमिशन कितना आया था बेटा 9:6:5। ये क्या था हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर? अब हम क्या देखने वाले बच्चों, सैक्रिफाइस रेशियो। ध्यान से बहुत बार बच्चों को इस सैक्रिफाइस रेशियो के फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाता है। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं आज। क्योंकि जब हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देखते हैं तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में वहां पर बच्चों गेन रेशियो आ जाता है और एडमिशन में क्या आ जाता है सैक्रिफाइस रेशियो। और दोनों के फॉर्मूले में जो यूज होने वाले एलिमेंट्स है दैट इज ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो वो सेम है। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या माइनस क्या है। जैसे सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है बच्चों ऑन, ये मेरा तरीका है सैक्रिफाइस रेशियो याद रखवाने का बच्चों से। मैं क्या कहता हूं, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है ऑन, मतलब आप ऐसे याद रखोगे सैक्रिफाइस क्या है बच्चों, सैक्रिफाइस इज ऑन एंड ऑन स्टैंड्स फॉर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। देखिए ऑन, ओ स्टैंड्स फॉर ओल्ड रेशियो एंड एन स्टैंड्स फॉर न्यू रेशियो। सो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वैसे ही बच्चों जब हम रिटायरमेंट की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये रिटायरमेंट से रिलेटेड है, अभी से रिलेटेड नहीं है, जब हम रिटायरमेंट सॉल्व करेंगे तब हमें गेन रेशियो कैलकुलेट करना होगा। और गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा नो, और नो का मतलब वही न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब अगर मैं आपको ये गेन और नो हटा दूं और सिर्फ मैं कहूं सैक्रिफाइस का मतलब सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेन रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो,
तो अब ये बहुत आपको कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि हैं तो वही दोनों वर्ड्स, तो कैसे याद रखोगे? सैक्रिफाइस इज ऑन एंड ऑन स्टैंड्स फॉर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एंड गेन इज नो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आई होप ये छोटे से ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेंगी, बट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हम सैक्रिफाइस रेशियो क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइस रेशियो। सो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पर? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है सर ऑन, अभी बताया ना, ऑन मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर ये कहां से मिलेगा? ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा या फिर आप न्यू रेशियो तो कैलकुलेट करना सीख ही चुके हैं, अभी मैंने सिखाया, राइट? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ओल्ड रेशियो? अब ये ओल्ड रेशियो कौन से पार्टनर्स का? ये रहे हमारे ओल्ड पार्टनर्स ए और बी। तो इस 3:2 का मतलब आपको क्या बताया था? सर आपने बताया था 3/5 फॉर ए, और बी के लिए क्या बताया था? बी के लिए बताया था 2/5 बताया था ना आपको। कैसे? 3 ए का इंडिविजुअल शेयर 3 + 2 5 टोटल शेयर, बी का 2 इंडिविजुअल शेयर 3 + 2 5 टोटल शेयर। कौन सा लिखा है? ओल्ड रेशियो। किसका? ए और बी का। बिकॉज ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन ऑफ मिस्टर सी हु विल सैक्रिफाइस इज प्रोबेबली ए और बी, या फिर दोनों, वो तो रेशियो के आंसर के फॉर्म में हमें पता चल जाएगा। एंड सी बीइंग न्यू पार्टनर ही विल बी गेनिंग पार्टनर, और सैक्रिफाइस कौन करेंगे? ए और बी, विद रेफरेंस टू आवर फर्स्ट लेक्चर। मैंने आपको बताया है कंसेप्ट ऑफ गुडविल, नहीं देखा हो तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए। ए और बी कैसे कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आफ्टर एडमिशन न्यू रेशियो क्या हो चुका है बेटा? ये रहा हमारा न्यू रेशियो 9:6:5। तो सर इसमें ए का शेयर कितना है? पहले वाला 9 डिवाइड बाय टोटल शेयर होता है ना 9 + 6 + 5, तो 9 + 6 15 + 5 20। यहां पर भी 2/5 ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो सर ए बी 6 डिवाइड बाय 20, क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल शेयर और न्यूमरेटर में इंडिविजुअल शेयर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे बच्चों तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, सॉल्व कर सकते हो आप उसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हो, या फिर जैसे देखो अब मैथ्स, बचपन वाला मैथ्स पता है थोड़ा सा हैवी हो जाता है बच्चों को, बट ये देखिए 3/5 ये कैसे डायरेक्ट माइनस तब तक नहीं होता जब तक यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम नंबर ना हो। जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो आप उनको माइनस नहीं कर सकते। तो वो डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? उसके लिए मैं यहाँ पर जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सजेस्ट करता हूं बच्चों को, क्योंकि वो हर सिचुएशन में काम कर जाएगा। बट इस सिचुएशन में हमारे लिए इजी ये होगा कि हम इस 5 को किस में कन्वर्ट कर दे? 20 में। सर 5 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 20 में? मैंने कहा था ना, आप जिस भी अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे सेम अमाउंट से, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। सर इसको 20 किसको कन्वर्ट करना है? 5 को। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम चाहिए माइनस करने के लिए। तो इस 5 में अगर मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 20 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। देखिए ए के लिए ये कैसे हो जाएगा बेटा? अब ये देखिए 3 × 4 12 बाय 5 4 20 माइनस 9/20। बी के लिए 4 × 2 8 डिवाइड बाय 5 4 20 माइनस 6/20। और इस सिचुएशन के बाद बच्चों अब हम इनको माइनस कर सकते हैं। अगेन 3 × 4 12, 5 × 4 20, 4 × 2 8, 4 × 5 20। यहाँ तो है ना 20 ऑलरेडी, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ऐसे कैसे, तो यहाँ पर भी आप 1 × 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया गया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको साइड में रखते हैं, काम से काम रखते हैं इस बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए डिनोमिनेटर 20 है, डिनोमिनेटर भी 20 है। अब ये जो न्यूमरेटर्स है वो माइनस हो सकते हैं। सो 12 - 9 कितना होता है मुझे बताइए? 3/20। और यहाँ पे 8 - 6 2/20। ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर 20 है, तो हमारा जो रेशो है कौन सा? सैक्रिफाइस रेशो दैट इज 3:2। तो हमने इस क्वेश्चन के केस में हमने सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट कर लिया है, और वो सैक्रिफाइस रेशो हमें कितना मिला है? 3:2। एक बार वापस से देख लीजिए, डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है, तो न्यूमरेटर माइनस हो सकते हैं। ये 12 - 9 कितना बचेगा बेटा? 3/20। ये 20 - 20 नहीं कर देते, हाँ वो वैसे ही रहेगा 20। 8 - 6 2, ये 20 कॉमन,
So 2/20. So 3/20 and 2/20. So the ratio is 3:2. Denominator same है ना, तो कितना बचा बेटा 3:2. तो सेक्रीफाइस रेशियो में कितना मिल गया 3:2. किसने सेक्रीफाइस किया, ए और बी ने. अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि उनका ओल्ड रेशियो भी कितना था बच्चों 3:2. सैक्रिफाइस रेशियो भी कितना आया 3:2. तो सर जब सेम आया तो इतना क्यों कैलकुलेट किया, तो बस यही मैं आपको बताना चाहता हूं. जब कभी भी प्रॉब्लम में न्यू पार्टनर का शेयर 1/4, 1/5, 1/3, 2/3 के फॉर्म में दिया हो, इन दैट सिचुएशन सैक्रिफाइस रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशियो. सर ये क्या बोल दिया आपने, हाँ ध्यान से सुनिए. जब कभी भी न्यू पार्टनर का शेयर 1/4, 1/5, 1/3, 2/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट दिया होगा, इन दैट सिचुएशन सैक्रिफाइस रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशियो. और इसीलिए बच्चों जब हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन में या फिर टेक्स्ट बुक में जब आप क्वेश्चन देखते हो, जब वहां पर लिखा होता है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश और गुडविल ब्रॉट इन कैश सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और बहुत बार सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किए बिना ही आपका काम चल जाएगा. क्यों चल जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब न्यू पार्टनर का शेयर 1/4, 1/5, 2/3 के फॉर्म में दिया होगा, ऐसा कोई भी नंबर दिया है, तो उस केस में ओल्ड रेशियो ही क्या होता है सैक्रिफाइस रेशियो. सो विदाउट कैलकुलेटिंग ऑल दिस थिंग्स आप उसे सॉल्व कर पाओगे आगे. आई होप ये छोटी सी बात आपको बहुत हेल्पफुल होगी. ओके तो सर कब कैलकुलेट करना पड़ता है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मुझे कमेंट सेक्शंस में आप लोगों की क्वेरीज आएंगी कि नहीं सर हमें और थोड़े से और वीडियोस चाहिए. सो फ्रॉम माय साइड एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, राइट. तो अगर आपको ये जितना भी पार्ट्स मैंने बताया उसमें कुछ डाउट्स हो या फिर इफ़ यू वांट मोर वीडियोस तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ डील करेंगे. अगर आपको किसी और चैप्टर के बेसिक्स वाले पार्ट्स में, और बाय द वे ये जो मैंने 4 to 5 सेशंस लिए हैं उसमें मैंने ऑलमोस्ट 90 to 95% जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो मैंने कवर किया है. 5% मैंने रहने दिया है ताकि मुझे आपके फीडबैक से पता चले और फिर उसके बाद में मैं वो पार्ट कंप्लीट कर सकूँ. ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स. इसके आगे आने वाले सेशंस में हम और भी चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कोई चैप्टर जल्दी से सीखना है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए. टिल देन सी यू.